नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। यूजीसी को खत्म कर भारत उच्च शिक्षा आयोग बनाने की तैयारी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जारी किया कानून का मसौदा। 7 जुलाई तक मांगे गए सुझाव। नए आयोग के पास नहीं होंगे वित्त संबंधी अधिकार। पिछले 4 साल में 10 गुना बढ़ा सामाजिक सुरक्षा का दायरा। 50 करोड़ लोगों को मिल रहा है लाभ। लाभार्थियों से संवाद में प्रधानमंत्री की अपील। सभी लोग उठाएं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा। केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ना किसानों की मदद के लिए इथेनॉल की बढ़ाई कीमतें। बकाया रकम का भुगतान करने के साथ इथेनॉल का बढ़ेगा उत्पादन। 6.5 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोलियम के अतिरिक्त आपातकालीन भंडार को मंजूरी। ओडिशा के चांदीखोल और कर्नाटक के पदुरै में होगा भंडारण। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा शुरू। जानमाल की रक्षा के लिए अब तक के सबसे पुख्ता इंतजाम। तकनीक के जरिए श्रद्धालुओं के काफिले की होगी निगरानी। पहले जत्थे में करीब 2000 श्रद्धालु शामिल। ईरान से तेल आयात करने वाली कंपनियों पर अमेरिका लगा सकता है प्रतिबंध। भारत समेत सभी देशों से कहा 4 नवंबर तक तेल आयात करना करें बंद। 6 जुलाई को वॉशिंगटन डीसी में होने वाली 2+2 बैठक में अमेरिका के सामने भारत उठाएगा मसला। और सबसे पहले हमारी पहली खबर। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू के बेस कैंप से रवाना पहला जत्था रवाना हो गया है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उत्सुकता से आगे बढ़ रहे हैं। कल से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए चढ़ाई शुरू होगी। पहले जत्थे में शामिल तकरीबन 2000 श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल के रास्ते अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे और बाबा बर्फानी का दर्शन करेंगे। भोले के अद्भुत रूप के दर्शन पाने को लालायित भक्तों को जिस घड़ी का इंतजार था, बुधवार सुबह वो आ गई। बम बम भोले के जयघोष के साथ अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू से पहलगाम शहर में मौजूद नुनवान आधार कैंप और बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। जो इनका है बनाया हुआ है, इन्होंने संगठन बनाया हुआ है, उन्होंने भी अच्छा रहने का धोने का अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। बाकी ये सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लग रहा। सब बोलते हैं कि वहाँ जा रहे हो तो थोड़ा सिक्योरिटी होता है और काफ़ी ये होता है, पर हमें तो सिक्योरिटी के साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। वो हमारे लिए ही है। तो सी पे बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। ब्लैक कमांडोज आए हैं हमारे लिए, और क्या कर सकता है हमारे लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सिक्योरिटी की है। राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार और बीबी व्यास ने जम्मू स्थित भगवती आधार शिविर से सुबह करीब 4:45 बजे पहले जत्थे में शामिल 107 वाहनों और 4 मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाई। अमरनाथ यात्रा इज very significant annual event with the cooperation of the public, all security agencies and development agencies. We have put a scheme in place and we are trying to our best to address the concerns of the yatris and ensure smooth flow of traffic and most important coordination of all agencies. गुरुवार से ये लोग 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए चढ़ाई शुरू करेंगे और ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक रास्तों को पार करते हुए अमरनाथ गुफा पहुंचेंगे। पहले जत्थे में शामिल भक्त पहलगाम से 36 किलोमीटर लंबे पारंपरिक रास्ते और बालटाल से 12 किलोमीटर लंबे रास्ते के जरिए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। अमरनाथ धाम की पावन यात्रा 60 दिन तक चलेगी और 26 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए अभी तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और घाटी में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के अब तक के सबसे कड़े इंतजाम किए हैं। भक्तों को लेकर जाने वाली गाड़ियों को इस बार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए निगरानी में रखा जाएगा। इसके अलावा सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ को खास बाइक्स दी हैं जो आतंकियों से डटकर मुकाबला करेंगी और जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस का भी काम करेंगी। अमरनाथ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए इस बार सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को लेकर अमरनाथ जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए सरकार पहली बार रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग का इस्तेमाल कर रही है। आरएफ टैग लगी गाड़ियां जब भी सुरक्षा बलों के पोस्ट के सामने से गुजरेंगी, उनकी जानकारी खुद ब खुद सिस्टम में दर्ज हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई गाड़ी रास्ता भटक जाए तो उसे भी तुरंत ट्रैक किया जा सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड आईडी टैग और उसको मॉनिटरिंग रिसेप्शन सेंटर के थ्रू होगा। 10 मीटर के अंदर वो गाड़ी इस रोड से पार होगा। जो यूं ही पार होते ही हमारे कंप्यूटर उसको रिकॉर्ड करके इंफॉर्मेशन पास करेंगे कि ये गाड़ियां गई हैं। अगर कोई गाड़ी इसमें नहीं आया है वो अलार्म देगा कि ये गाड़ियां नहीं आई हैं, तो तुरंत हम आईजी कंट्रोल रूम और अदर नाका पॉइंट्स पे इन्फॉर्म करेंगे और उसको ढूंढ लिया जाएगा। वहीं सीआरपीएफ ने कैमरे और अन्य जीवन रक्षक यंत्रों से लैस मोटरसाइकिल दस्ते को श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए जत्थे में शामिल किया है। यात्रा में शामिल वाहनों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मोटर बाइक बेसिकली क्या है कि कभी एक तो ये सुरक्षा प्रदान करते हैं साइड से, इनका व्यू जो होता है क्लियर होता है, हथियार के साथ में है, बडी में है, दो के उसमें है, तो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और काफ़ी दिखाई भी चारों तरफ देख भी सकते हैं, क्विक एक्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ एम्बुलेंस भी यूज़ की हैं, जो बाइक एम्बुलेंस जो हैं वो अगर कहीं पे जैसे स्टैंडर्ड हो गया, जैम लग गया, वहाँ के बीच में कोई बीमार हो गया, उसको अब वहाँ से निकालना है, बड़ी गाड़ी नहीं पहुँच पा रही है, तो ये क्विक एक्शन करेंगे और फर्स्ट एड दे के उसको वहाँ से इवैक्यूएट करना, यही हमारा पर्पस है। भक्तों की सुरक्षा के लिए सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के तकरीबन 40,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी कुमार सिवाच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि रक्षा मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, सुरक्षा के लिहाज से इस बार सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है अमरनाथ यात्रा? देखो, ये दीपक, मैं बताना चाहता हूं, ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी आपको पता है कि एक महीना सीज फायर रहा था और सीज फायर में जो इनिशिएटिव था वो टेररिस्ट के पास हो गया था। तो अभी दोबारा सीज फायर, दोबारा अभी ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट हो गया है। तो ये लास्ट 15 दिन में कम से कम 15 से 20 टेररिस्ट मार दिए हैं। तो एक प्रकार से दोबारा इनिशिएटिव हमारे पास आ रहा है। और गवर्नर रूल का जो एसिड टेस्ट है वो ये है अभी अमरनाथ यात्रा। वो अमरनाथ यात्रा कैसे जाती है वो दर्शाएगा कि वाकई गवर्नर रूल जो है अपना काम ठीक कर रहा है। अभी आपको पता है कुछ एक खामियां थी जो पिछली बार आपको पता है कि इन्होंने एक जो यात्री वाली गाड़ी थी अनंतनाग के पास, उसको टारगेट किया गया था। उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार बहुत सिक्योरिटी का ध्यान दिया गया है। एक तो सीआरपीएफ के ज्यादा जवान दिए गए हैं जो कि एरिया सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी है जिसको स्नाइपर वगैरह हाइट में करेंगे। अभी आपको पता है कि जो अमरनाथ यात्रा 2 जगह से होती है, साउथ कश्मीर में पहलगांव से और नॉर्थ कश्मीर में बाल्टाल से। ये पहाड़ी का इलाका है जो जी सर, किया जाए, हाइट्स को पकड़ा जाए, तो एक प्रकार से एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि आपकी जो अमरनाथ यात्रा है उसके ऊपर कोई बाल भी बाका ना कर सके। हर चीज की कंटिजेंसी बना के चलोगे। आप ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, RFID चिप्स भी लगा दिए गाड़ियों में। तो एक प्रकार से गवर्नमेंट कोई चांस नहीं ले रही और यकीन कर रही है कि एक ऐसा माहौल पैदा हो जिससे अमरनाथ यात्रा बड़े आराम से और सेफ्टी के हिसाब से कैरी की जाए। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करी, राज्यपाल शासन है सूबे में लागू, और ऐसे में दिक्कत ये होती है कि राज्यपाल के पास जो यात्रा प्रबंध है उनकी न सिर्फ प्रशासनिक जिम्मेदारी आ जाती है बल्कि सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियां भी एक तरह से उनके पास ही हैं। तो ये दोहरी भूमिका उनको निभानी होगी। तो आपको लगता है कि इस वक्त हमारी तैयारियां माकूल हैं इस लिहाज से? बल्कि ये तो अच्छा है कि उनके पास दोहरी जो है, एक वो यकीन करेंगे कि सिक्योरिटी और सेफ्टी मेंटेन करें और एक वो ऑर्डर भी देंगे। तो बल्कि इससे तालमेल है।
सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का इंचार्ज वो हैं, उनका तालमेल रहेगा, चाहे वो सीआरपीएफ है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो आर्मी है, इनका तालमेल रहेगा। जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल, जैसे आपके पास ड्रोन्स हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार पहली बार सीआरपीएफ की एम्बुलेंस जो है चलेंगी आपके डिस्पैच राइडर के तौर पे। तो एक प्रकार से ये काम बड़ा अच्छी तरीके से जाएगा। गवर्नर ओवरऑल बॉस हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो यकीन करेंगे कि अमरनाथ यात्रा में सारा इलाका सुरक्षा के ध्यान से ठीक ठाक है और ये यात्रा सफल हो। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस बार यात्रा न सिर्फ शांतिपूर्ण निपटे बल्कि सुरक्षित ढंग से भी पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। केंद्र सरकार यूजीसी को खत्म कर उसकी जगह उच्च शिक्षा के लिए नया आयोग बनाने की तैयारी में है। इसका नाम भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी HECI होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर पर लिखा कि यूजीसी को खत्म करने और HECI के गठन के लिए कानून का मसौदा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि नए कानून का मकसद उच्च शिक्षण संस्थानों को ज़्यादा स्वायत्तता देना है ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। मसौदा कानून के मुताबिक HECI सिर्फ अकादमिक मामलों को देखेगी और वित्त संबंधी मामले मंत्रालय देखेगा। फिलहाल यूजीसी योग्य कॉलेजों को वित्तीय सहायता भी मुहैया कराती है। यूजीसी का गठन 1953 में हुआ था। मंत्रालय ने मसौदा कानून पर 7 जुलाई तक शिक्षाविदों और आम लोगों से राय मांगी है। मसौदा विधेयक को 18 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार मुहैया करवाने वाला क्षेत्र बताया है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में समावेशी विकास को बढ़ावा दे रहा है। राष्ट्रपति आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र से जुड़े कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सोलर चरखा मिशन और संपर्क पोर्टल का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को दिल्ली में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र के लिए उद्यम संगम सम्मेलन में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए संपर्क नामक महत्वाकांक्षी डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की। पोर्टल पर लगभग 4,40,000 प्रशिक्षित युवाओं का ब्यौरा होगा। इस पोर्टल से 2400 नियोक्ता भी जुड़े हैं। ये पोर्टल कुशल युवाओं और भर्ती की इच्छा रखने वाले नियोक्ताओं के बीच डिजिटल मंच का काम करेगा। इस मौके पर राष्ट्रपति ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को समावेशी विकास का सबसे बड़ा जरिया बताया। विश्व का 50% जीडीपी इन्हीं उद्यमों से प्राप्त होता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारत में इन उद्यमों को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे अधिक उपयोग इन्हीं उद्यमों में होता है। यह उद्यम राष्ट्रपति ने सौर चरखा मिशन की शुरुआत भी की। इसमें 50 क्लस्टर शामिल हैं और हर क्लस्टर से 400 से 2000 कारीगरों को रोजगार मिलेगा। शुरू के 2 साल में इन क्लस्टरों को 550 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इससे 1 लाख रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इस मौके पर हमने चरखे को सोलर से इनर्जाइज कराया। गांधी के सपनों को हमने साकार करने का काम किया। गांधी ने कहा था टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, आज सोलर से इनर्जाइज कराया है। आज सोलर चरखा मिशन आज आपके हाथों उसका एक तरह से लॉन्चिंग होगा और देश में 5 करोड़
लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। दुनिया में सबसे भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र करीब 60% लोगों को रोजगार देता है। देश में 6.5 करोड़ के करीब सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयां हैं, जहां 11 करोड़ लोग रोजगार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग दिवस मनाने का फैसला किया था। इसका मकसद इस क्षेत्र की अहमियत और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। रविंद्र सिंह श्योरान, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आम लोगों को सामाजिक और आर्थिक तौर से मजबूत बना रही हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को आर्थिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है, जिनमें 50% से ज्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब एनडीए की सरकार आई तब सीमित लोगों तक ही आर्थिक सुरक्षा सहायता थी, लेकिन अब ये 50 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ उठाने की अपील की। देश के करीब 50 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा रहे हैं, जो 2014 के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को संकट से जूझने की हिम्मत मिली है। 2014 में जहां सरकार की बीमा योजनाओं के तहत सिर्फ 4 करोड़ 80 लाख यानी 5 करोड़ से भी कम सब्सक्राइबर्स थे, आज 2018 में जन सुरक्षाओं के योजनाओं के अंतर्गत ये संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है और करीब 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। लाभार्थियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से 17 के बीच जनधन योजना के तहत 28 करोड़ नए बैंक खाते खोले गए हैं। ये इस अवधि में पूरी दुनिया में खोले गए कुल खातों का 55% है। 2014 में भारत में बैंक में खाता रखने की संख्या करीब 50-52% थी, जो 3 साल में 80% से ज्यादा हो चुकी है। महिलाओं के बैंक खातों में विशेष रूप से बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार कमजोर वर्गों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी योजनाओं के मूल में 2 बातें अहम है। पहला कि सभी को बीमा कवर मिले और कम से कम प्रीमियम पर मिले, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सके। हमारी सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील है, गरीबों के कल्याण को महत्व देती है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं के लाभार्थियों की जानकारी भी दी। अब तक 5.5 करोड़ लोगों ने जीवन ज्योति बीमा योजना को अपनाया है। इस योजना के तहत 330 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 13 करोड़ लोग लाभ उठा रहे हैं। इसके तहत 12 रुपए सालाना के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। वय वंदना योजना से करीब 3 लाख लोगों को फायदा मिला है। इस योजना के तहत 60 साल से ऊपर के नागरिकों को 10 साल तक 8% सुनिश्चित रिटर्न मिलता है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अटल पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के जरिए रेल, सड़क और ऊर्जा क्षेत्र की 8 परियोजनाओं की समीक्षा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने जिला और रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के तेजी से अपग्रेड करने पर जोर दिया। प्रगति की यह 27वीं बैठक थी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई फैसले हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने सार्वजनिक तेल कंपनियों की ओर से एथेनॉल की खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दी। इसके तहत सी क्लास के भारी शीरे से बनने वाले एथेनॉल की कीमत 2.85 रुपए प्रति लीटर बढ़ाकर 43 रुपये 70 पैसे कर दी गई है। वहीं बी क्लास के भारी शीरे से बनी एथेनॉल की कीमत 47 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर तय की गई है। इससे गन्ना किसानों की बकाया रकम का भुगतान करने और एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाने का फैसला भी हुआ। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने 6.5 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोलियम का अतिरिक्त आपातकालीन भंडार बनाने की मंजूरी भी दी है।
ये भंडार ओडिशा के चांदीखोल और कर्नाटक के पदुरै में बनाया जाएगा। इससे ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। Creation of both these underground rock caverns, strategic petroleum reserves will significantly help India's energy security, and we shall be exploring the PPP mode for executing both these projects, for which potential investors will now be approached. सरकारी बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में फरार चल रहे विजय माल्या की चिट्ठी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रॉबर्ट वाड्रा को मिले नोटिस को लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को घेरा है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दौरान कारोबारी विजय माल्या और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने कानूनों का उल्लंघन किया और अब इन लोगों पर कानून का फंदा कसता जा रहा है। दरअसल विजय माल्या ने सार्वजनिक बैंकों के कर्ज मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी लिखी थी। वहीं रॉबर्ट वाड्रा को आयकर विभाग की तरफ से 2010-11 वित्त वर्ष के लिए 25 करोड़ रुपए चुकाने का नोटिस मिला है। रॉबर्ट वाड्रा पे अभी कुछ दिनों पहले इनकम टैक्स द्वारा 25.8 करोड़ रुपए जो उनका बकाया था, जो उन्होंने छुपाया था, 2010 और 2011 के असेसमेंट में उसे देने की बात की गई है। इनकम टैक्स ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा ये पैसा डिपॉजिट करे और उनकी जो कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, उस कंपनी ने बकाया एक षड्यंत्र के अंतर्गत इस इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया था, इसे छुपा के रखा। राहुल गांधी जी से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि इतने वर्षों तक जब रॉबर्ट वाड्रा इस प्रकार के गोरख धंधे में लिप्त थे, यूपीए ओवरलुक क्यों कर रही? अमेरिका ने सभी देशों को ईरान से 4 नवंबर तक तेल का आयात बंद करने को कहा है। अमेरिका का कहना है कि उसकी बात नहीं मानने वाली कंपनियां प्रतिबंधित कर दी जाएंगी। भारत इस मामले में वॉशिंगटन डीसी में होने वाली 2+2 की बैठक में अमेरिका के सामने ये मसला उठाएगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि 4 नवंबर 2018 तक सभी देशों को ईरान से तेल आयात करना बंद करना होगा। अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार ये नियम सभी देशों पर लागू होगा। हालांकि इसकी औपचारिक सूचना भारत या चीन को नहीं दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये अमेरिका की भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है। Well, I think they are trying to put pressure on all countries so that the countries that import oil from Iran, stop importing oil. But oil is such an important energy input in the economies of many countries, including India, that it would be virtually impossible to stop importing oil from Iran. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विशेष दूत निकी हेली के सामने इस मामले को उठाया, जो दिल्ली में भारतीय अधिकारियों के साथ मिलने आई हैं। हेली को ये कहा गया है कि ईरान के साथ भारत के रिश्ते अमेरिकी हितों के पक्ष में हैं, लिहाजा इस मामले पर फिर से विचार करना चाहिए। हेली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और उन्हें बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का भारत को लेकर क्या नजरिया है। Well, in certain factors, I mean, India and the US have come closer in some ways, defense and security and other issues. But the fact remains that the US is not giving no special favors to India. And I don't think India also expects any special favors. ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। पिछले साल अप्रैल से इस साल जनवरी के बीच भारत ने ईरान से 1.84 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात किया है। इसके अलावा भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह को भी विकसित कर रहा है। चीन की नजरें वैसे भी ईरान पर हैं और भारत के लिए ईरान काफी अहम है। भारत के खुद अपने रणनीतिक तकाजे हैं और ईरान उसका एक अहम हिस्सा है। अभी तक यह लगता है कि भारत ईरान से तेल का आयात जारी रखेगा, लेकिन सवाल ये है कि किस तरीके से अमेरिका के साथ भी संबंध बनाए रखे जाएंगे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। प्रतिबंध के डर और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव के बाद पाकिस्तान आतंकी समूहों पर कार्रवाई करने को तैयार हुआ है।
सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से आतंकी संगठनों को होने वाली फंडिंग पर अंकुश लगाने से जुड़ी 26 सूत्रीय व्यापक कार्य योजना सौंपी है। पाकिस्तान ने यह कदम आतंकवादियों को आर्थिक मदद देने वाले देशों की सूची में शामिल होने का खतरा मंडराने के बाद उठाया है। पाकिस्तान ने जिन आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई की योजना पेश की है उसमें मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के संगठन का भी बात की जा रही है। उत्तरी थाईलैंड के चियांग राई के थाम लुआंग गुफा में पिछले 72 घंटे से कोच सहित फुटबॉल टीम के 12 खिलाड़ी फंसे हुए हैं। इनको बचाने के लिए राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश होने की वजह से गुफा में पानी भर गया है, जिसकी वजह से गुफा में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। बच्चों की तलाश में नेवी सील के गोताखोर गुफा के अंदर घुस गए हैं। गुफा से पानी पंप की मदद से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश मुश्किल बनी हुई है। सेना के उच्च अधिकारी भी इस बचाव काम में लगे हुए हैं। गुफा के बाहर लोग इन बच्चों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री भी खुद इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में अपने तीसरे मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 3-2 से अपने नाम कर लिया। भारत तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है, वहीं ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है। और बात फीफा विश्व कप की। फीफा विश्व कप में आज भी 4 मुकाबले खेले जाने हैं। ग्रुप एफ में मेक्सिको और स्वीडन के बीच मुकाबला जारी है। हाफ टाइम तक दोनों ही टीमें कोई गोल नहीं कर पाई हैं। ग्रुप में शीर्ष पर काबिज मेक्सिको के लिए अंतिम 16 में पहुंचने के लिए ड्रॉ भी काफ़ी होगा। हालांकि मेक्सिको के 2 मैचों में 6 अंक हैं, इस लिहाज से मैच हारने पर भी मेक्सिको की संभावना बनी रहेगी। वहीं स्वीडन के 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ 3 अंक हैं, यानी स्वीडन के लिए जीत से ही अंतिम 16 की राह बन सकती है। विश्व कप के पिछले 2 संस्करण से गायब रही स्वीडन की टीम के लिए 12 साल बाद अंतिम 16 में पहुंचने का ऐतिहासिक मौका है। स्वीडन अगर ये मैच जीतने में कामयाब रही तो फिर जर्मनी और दक्षिण कोरिया के मैचों के जो नतीजों के बाद ही ग्रुप एफ से अंतिम 16 में पहुंचने वाली दोनों टीमों का फैसला हो पाएगा। इसके अलावा ग्रुप एफ के आखिरी मैच में जर्मनी और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबला जारी है। हाफ टाइम तक दोनों ही टीमें कोई गोल नहीं कर पाई हैं। अगर मगर की स्थिति से बचते हुए अंतिम 16 में जगह बनाने के लिए जर्मनी को यह मैच बड़े अंतर से जीतना होगा। ये मैच जीतने पर जर्मनी के ग्रुप में 6 अंक हो जाएंगे और अगर स्वीडन ने मेक्सिको हरा दिया तो जर्मनी ने दक्षिण कोरिया को, तो ग्रुप एफ में जर्मनी और मेक्सिको और स्वीडन 3 टीमों के पास 6 अंक हो जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए जर्मनी को यह मुकाबला बड़े अंतर से जीतना होगा। दक्षिण कोरिया का इस विश्व कप में प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा है। उसने अपने पहले दोनों ही मैचों में मेक्सिको और स्वीडन से हार का सामना किया है। और चलते चलते एक नजर डालते हैं मॉनसून के हाल पर। नमस्कार।